हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैंपस क्लासेस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बजट 2022 से रिलेटेड जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब का सब कवर करने की कोशिश करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, यानी कि इन सब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और भी कोई सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए जो बजट 2022 है ये पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, ये इससे आने वाले कोई भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए क्या करनी है, आप लोगों को वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहनी है, ताकि आप लोगों का कोई सभी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया। तो जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने जो केंद्रीय बजट है 2022-23 संसद में पेश किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया। तो 2 बार जो है पेपरलेस बजट को पेश किया गया। एक 2021 में पेश किया गया था और अब जो है 2022 में पेश किया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा जो है किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है, तो 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए जो है बजट 2022 पेश हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 फरवरी को जो है केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 12 और देखते हैं आगे क्या लिखा है, अनुच्छेद 123 या फिर किसी अनुच्छेद में नहीं। तो दोस्तों जो बजट शब्द का प्रयोग है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है। तो जो है संविधान में बजट शब्द की जगह जो है क्या प्रयोग हुआ है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्त विवरण, ये दोनों जो है प्रयोग किया गया है। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वार्षिक वित्त विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान में किया गया है। अब देखते हैं, तो दोस्तों आप देखते हैं जो है इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है, जो बजट 2022-23 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिजिटल करेंसी की। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे ना, डिजिटल करेंसी की हम लोग बात करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगी। ठीक, सेकंड में क्या है कि इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी कि डिजिटल रुपया कहा है। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं जो अगला फैक्ट्स है, यानी कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है। अगला पॉइंट है आपका क्रिप्टो करेंसी। ठीक, क्या है आपका ना, क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। नेक्स्ट क्या है कि विकास दर में क्या है कि बजट 2022-23 में भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं जो अगला फैक्ट क्या है या फिर क्या बजट में पेश किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे आयकर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं ना, आयकर में क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है।
इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर लाइफ में कोई बदलाव किया गया है। ठीक, अब देखते हैं आगे, यानी कि अब जो अगला पेश किया गया है क्या कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में, ठीक है, क्या है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% यानी 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। ठीक, इन पैसे से देश की रक्षा कंपनियों से हथियार खरीदे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 68% जो हिस्सा है वो भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा और उस पैसे से देश की जो रक्षा है, रक्षा कंपनियों से क्या है ना हथियार खरीदे जाएंगे। पीएम आवास योजना, इसके तहत क्या है कि पीएम आवास योजना के लिए जो है 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसके लिए ना पीएम आवास योजना के लिए। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अब बात करते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी की अब अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाएगी, जरा देख लेते हैं। उसका जो पॉइंट है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं सपोर्ट मॉडल के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स में कमी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो कि कॉरपोरेट टैक्स यानी 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉरपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया। ठीक, ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो आप लोगों से क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए। शिक्षा क्षेत्र, अब अगर शिक्षा क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि पीएम ई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। अगला है कि सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। अगला क्या कि राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब आप या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो है क्या है कि LTCG टैक्स। ठीक है, LTCG टैक्स। अब देखो यहाँ पर इसका पॉइंट नंबर 1 क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ के बीच है उन पर सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया गया है। किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, यानी NSP नेशनल पेंशन स्कीम। अब इससे रिलेटेड क्या कहा है जरा देखते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या कहा गया कि राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम पर टैक्स राहत की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जा रही है। अगला है कि बजट के दौरान विकास के 4 पिलर, यानी कि वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए। इनमें एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना शामिल है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी में क्या कहा गया है कि फर्स्ट पॉइंट में यानी कि कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई है। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। ठीक, अब इसमें क्या है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख यानी 2,37,000
करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब 5G स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी, लेकिन 5G सेवा 2023 शुरू होगी। ठीक है, 2022 जो है 23 के शुरू में शुरू होगी। साथ ही यह भी ऐलान किया है कि 2025 तक देशों के सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। ये जो 5G स्पेक्ट्रम है ये 2023 की स्टार्टिंग में शुरू होगी और जो है 2025 तक देश के सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो कि रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस। फर्स्ट पॉइंट है कि अस्थायी कारोबार को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की सोच को बढ़ावा दिया जाएगा। PPP मॉडल से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, ये जो है रेलवे के जो बजट है, निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है उसमें ये सब जिक्र है। अगला देखते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात करते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की। इसमें क्या है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, तरह से और पॉलिश हीरे। ठीक है, तरासे। ठीक है, ये तरह से नहीं है, ये तरासे हैं। ठीक है, तरासे और पॉलिश हीरे रत्नों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 5% किया गया। थर्ड में क्या है कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए नई योजना PM विकास पहल। चौथा पॉइंट क्या है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को शुरू होंगे 75 डिजिटल बैंक। अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों यानी कि MSME की रेटिंग के लिए 6000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को अगले 5 वर्ष में लागू किया जाएगा। और छठा में क्या है कि ई-पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला पॉइंट। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो है बजट 2022 से रिलेटेड जितना सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था और जो क्वेश्चन था सब के सब हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।